नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। शुरुआत करते हैं खबर एटा से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कांवड़ मार्ग पर बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अस्थायी कब्जों को हटाया। प्रशासन का कहना है यात्रा मार्ग को पूरी तरह से साफ और सुरक्षित बनाना प्राथमिकता है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभियान के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। फिलहाल प्रशासन का अभियान जारी है। खबर ललितपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर तालवेट के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की इनोवा कार पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में किरण सिंहदेव और उनके चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से है, जहां तालाब में डूब रहे बेटे को बचाने के प्रयास में मां की भी जान चली गई। कोतवाली क्षेत्र के नवाबा गांव में 19 साल की दीपक भैंस को तालाब से बाहर निकालने के लिए पानी में उतरा था। तभी वह गहरे पानी में डूबने लगा। बेटे को बचाने के लिए मां गीता विश्वकर्मा भी तालाब में कूद गई, लेकिन दोनों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने छोटे बेटे को सुरक्षित बचा लिया है। मां बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। डॉक्टर सौरभ सिंह। क्या है मामला आपके हॉस्पिटल में? अभी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे। एक बच्चा जिसका नाम दीपक विश्वकर्मा और उसकी माता जी गीता विश्वकर्मा ब्रॉड डेड कंडीशन में यहाँ पे आए। इनकी ड्राउनिंग की वजह से किसी तालाब में कथित रूप से इनकी डेथ हो गई। अच्छा, दोनों लोगों की मेमो जो है थाने में भिजवा दिया गया, विधिक कार्रवाई वहाँ से करेंगे। ठीक है, दोनों लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, जब यहाँ पे आए थे तो मृत अवस्था में ही आए थे। कैसे लाए गए थे? इनके जो दीपक था उनके जो है उसके भाई लाए थे और गीता को उनके हस्बैंड लाए थे। आपका? कुलदीप। क्या है पूरा मामला? असल में गया था छोटा भाई भैंस चराने, उसके बाद ये गया भैंस तालाब में हिल गई थी। ये गया था निकालने भैंस को हाँकने, उसके बाद भैंस निकली नहीं, ये दोनों डूबने लगे। दीपक डूबने लगा, वे माता जी भी गई बचाने, बस दोनों डूब गए, निकल नहीं पाए। तो 4-5 लोग थे वहाँ निकाल के लाए, लेकिन वहाँ से फिर यहाँ ऐसी अच्छी लाए 5 लोग। उसके बाद यहाँ डॉक्टर ने। क्या नाम है जो डूब गया था? क्या उनका नाम? उनका नाम दीपक है। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 24-24। माता जी का क्या नाम है जो डूब गई? गीता है। गीता है जी। खबर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जनपद न्यायालय परिसर में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय मानव कल्याण संघ ने गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का साफा माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डीडी अग्रवाल ने कहा कि एआई और चैट जीपीटी कानूनी कार्यों में सहायक हो सकते हैं, लेकिन कानून की किताबों का गहन अध्ययन और तथ्यों का सत्यापन हमेशा आवश्यक है। समारोह में गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने अग्रजों से, बड़ों से चलना फिरना, बोलना चालना, कचहरी की सारी गतिविधियां सीखते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कार्यक्रम। जब हम उनके सानिध्य नहीं सीखते हैं तो क्यों ना उनका हम आदर सम्मान सदैव करें। ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ। ये एआई, हिंदी, गूगल, उनके दूसरे का जो कार्यक्रम बन गया है उससे सहायता तो मिलती है, लेकिन वास्तविक जानकारी और लिखाती जानकारी नहीं हो पाती है पूरे कानून की। तो मैं जितने भी अपने अधिवक्ता हैं या मेरे शिष्य हैं, मैं उनकी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली टेक्निक का आप उपयोग अवश्य करें।
खबर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है, जहां श्रावण मास की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट मांस की दुकानों को बंद करा दिया गया है, जबकि शराब की दुकानों को पर्दों से ढक दिया गया है। प्रशासन का कहना है यह व्यवस्था शिव भक्त कांवड़ियों की धार्मिक आस्था यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों की निगरानी में यात्रा मार्ग पर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही दुकानदारों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए, जब तक हमारा ये शुभ महीना समाप्त नहीं हो जाता है, उसमें ये सारी दुकानें बंद रहती हैं और बंद कराने का आदेश कर दिया गया है, बंद भी करा दी गई है। साथ ही साथ शराब की दुकानों को ढकवा भी दिया गया है। देखिए, जब तक हमारा ये शुभ महीना समाप्त नहीं हो जाता है, उसमें ये सारी दुकानें बंद रहती हैं और बंद कराने का आदेश कर दिया गया है, बंद भी करा दी गई है। साथ ही साथ शराब की दुकानों को ढकवा भी दिया गया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 2026 की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह तैयार किया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हुए सतर्कता बरतने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों के साथ पीएसी, आरएएफ, एटीएस, बीडीएस, एएसएच और डॉग स्क्वाड की टीमें तैनात की गई हैं। पूरे यात्रा मार्ग की निगरानी हजारों सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के साथ की जाएगी। साथ ही डायनामिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे ड्यूटी पर तैनात हर पुलिसकर्मी की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय भी बनाए रखा जा रहा है। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर पैदल मार्च किया जा रहा है, तैनात की गई है। देखिए, ये जैसा कि आप जानते हैं कि 29-30 की रात से हमारा ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है। उसके बाद जो है 11 तारीख तक हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि 28 अगस्त तक हमारा ये सावन का महीना चलता रहेगा। फिर भी इसके बारे में जो व्यवस्थापन किया जा रहा है, हमने जो है 9 सुपर जोन, 16 जोन और 89 सेक्टर, 141 सब सेक्टर तथा विभिन्न प्रकार की एटीएस की टीम, पीडीडीएस की टीम, पुलिस जो होता है, एएसएच जो डॉग स्क्वाड होता है, सारा व्यवस्थापन किया जा रहा है। अस्थायी चौकियां 39 बनाई गई है, वॉच टावर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 3 अस्थायी थाने बनाए गए हैं, 12 थाने अस्थायी पहले से चल रहे हैं। हमारे जो 60,000 सिपाही जो हमारे भर्ती किए थे, उन सिपाहियों में जो नए सिपाही है उनको भी एक अनुभव प्राप्त कराया जा रहा है इसका, ताकि मिक्स सिपाही जो सीनियर है उनके बीच में लगा करके इन ड्यूटीज को दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के प्रति जो भी ट्रैफिक का डाइवर्जन है, ट्रैफिक के जो डायरेक्शन है वो भी किए जा रहे हैं, ताकि जो है लोगों को और सभी मीडिया के। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। 12 अगस्त तक जनपद में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं 4 अगस्त तक राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी और दूसरी लेन से हल्के वाहनों का नियंत्रित संचालन होगा। 4 अगस्त से NH 58 दोनों लेन पर सामान्य वाहनों की नो एंट्री रहेगी और पूरा मार्ग केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित होगा। पुलिस ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। इस कांवड़ पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षित, सुगम एवं दुर्घटना मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में रूट डाइवर्जन व्यवस्था लागू की गई है। कृपया ध्यान दें, 29-30 की रात्रि से 29-30 जुलाई की रात्रि से 12/8 तक जनपद मुजफ्फरनगर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुनः 29-30-7-2026 से दिनांक 4/8 तक NH 58 पर बाएं लेन में, जो बाएं लेन होगी हरिद्वार से आते समय, वो श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार से जो दाहिना लेन होगा वो यातायात के लिए रहेगा, जिसमें हल्के वाहन दोनों तरफ से, मेरठ की तरफ से और हरिद्वार की तरफ से चलते रहेंगे एक ही लेन पर। अगला मेरा बिंदु है 4/8-26 से NH 58 पर ट्रैफिक बंद रहेगा, यानी पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएगा। केवल कांवड़ियों के लिए ही हाईवे की दोनों लेन आरक्षित रहेंगी। जनपद सहारनपुर व हरिद्वार से आने वाले वाहन व आवश्यक वस्तुओं से संबंधित वाहन देवबंद, मरीना कट, रामपुर तिराहा, पचंडा, भोपा बाईपास, जानसठ बाईपास, मीरापुर, मोंटी तिराहा होते हुए मवाना से मेरठ और इसी प्रकार मोंटी तिराहे से।
खबर ग्वालियर मध्य प्रदेश से है, जहां गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा के साथ धूमधाम से मनाया गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मठों, आश्रमों और गुरु स्थलों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। शहर के गोलपाड़ा बालाजी धाम मंदिर में गुरु दीक्षा समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने श्री हनुमान जी महाराज को अपना मानसिक गुरु मानते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रसाद के रूप में ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी वितरित किए गए। आयोजकों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलने का संदेश बताया है। पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। प्रथम गुरु माता, द्वितीय गुरु पिता और तृतीय गुरु जो सिखाने और समझाने हमें शिक्षा देने वाले, ये तीनों ही गुरु यदि मनुष्य रूप में रहते हैं और समय अनुसार स्वर्ग को परलोक को क्या नाम सुधार जाते हैं, तब हमको क्या नाम है ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो स्थायी रूप से हो। तो यहाँ इस मंदिर का भाव ये है कि हनुमान जी महाराज अजर अमर का वरदान पाए हुए हैं। ज्ञान गुण सागर यानी कि सागर के समान उनका ज्ञान है। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये हमें तुलसीदास जी से मार्गदर्शन मिला है। तो यहाँ पर जो दीक्षा कराई गई है वह हनुमान जी महाराज को मानसिक रूप से गुरु बनाकर दीक्षा कराई गई है। और शिष्यों को प्यूरीफाई, जो एयर को प्यूरीफाई करते हैं, स्नेक का पौधा और तुलसी का पौधा दिया गया है जो अपने आप बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं। और शिष्य लोग इसको सहेज के रखेंगे। बाकी पौधारोपण क्या नाम है होते हैं और डंडी बन जाते हैं। तो यहाँ खबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है, जहां गुरु पूर्णिमा का पर्व एकर सानंद आश्रम में श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं ने महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद महाराज का पूजन किया, जिसके बाद परम पूज्य महाराज एकर सानंद जी का भी विधि विधान से पूजन कराया गया है। आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने गुरुदेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वामी हरिहरानंद ने गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कृति का सम्मान ही राष्ट्र की उन्नति का आधार है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के मूल्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। महाराज, यहाँ गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसका वास्तविक महत्व क्या है? गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमारी सनातन परंपरा में असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय के पारिभाषिक रूप को दर्शाता है। खबर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठ ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश निकास प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित करने, सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। निर्वाचन कार्यालय का स्ट्रांग निरीक्षण किया गया, जनप्रतिनिधियों के साथ क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, ये हर माह ईवीएम वेयरहाउस का एक रूटीन निरीक्षण किया जाता है, जिसमें कि सभी बीयू रूम, सीयू रूम और वीवीपैट रूम, जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद रहती हैं, उसका एक रूटीन इंस्पेक्शन किया जाता है। सभी लॉक थे, डबल लॉक थे, सभी पार्टीज की प्रेजेंस में निरीक्षण किया गया। सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो भी ठीक थे। सभी सीसीटीवी। खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण में भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में केडीए कर्मचारी केशव मिश्रा पर पद का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा। मामला पनकी स्थित एक एमआईजी भूखंड की संदिग्ध रजिस्ट्री के प्रयास के दौरान सामने आया है, जहां दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर जांच शुरू की गई। केडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर कर्मचारी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है और विभागीय स्तर पर भी आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये भूखंड संख्या 3 है, साउथ ईस्ट कॉर्नर योजना में रतनपुर विस्तार में। वहां पर एक जो है रमणी नाम की महिला के नाम से आवंटन था, तो उसकी फाइल से उसकी फोटो को हटा के किसी अन्य महिला द्वारा रमणी बन के जो है वो रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो प्रकरण जो है उसमें विभागीय स्तर पर ही इस कमी को पकड़ लिया गया और उसमें संबंधित के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर पत्र भी प्रेषित किया गया है। और विभागीय स्तर पर भी जो है विभागीय एक जांच जो है टीम भी गठित की गई है जो इस प्रकरण की जांच कर रही है। बेसिकली किसी ने इसमें अभिलेखों में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। और
खबर भीनमाल से है, जहां जाकोबा तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की टीम की मदद से देर रात कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक की पहचान मोहन जी नगर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल युवक के तालाब में गिरने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। और इसी बीच अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। खबर भीनमाल राजस्थान से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गजीपुरा मठ के मठाधीश महंत प्रेम भारती महाराज को शुभकामना संदेश भेजा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी संदेश में उन्होंने भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा का उल्लेख करते हुए गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के ऋषि मुनियों और आचार्यों ने पूरी मानवता को ज्ञान का प्रकाश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का सनातन धर्म के प्रति लगाव है। इसी तरह हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का भी सनातन धर्म के प्रति बहुत लगाव है और हमें गई साल और ये साल दोनों में हमें हार्दिक बधाइयां भेजी, शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए हम हमारी तरफ से साधुवाद देते हैं, खूब खूब आशीर्वाद देते हैं और शुभ मंगल कामनाओं के साथ उनको। खबर कानपुर उत्तर प्रदेश से है, जहां चाय में जहर मिलाने के आरोपों के बाद अब बहू ज्योति भी सामने आई है। रावतपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली ज्योति ने आरोप लगाया कि उसके पति के कहने पर भी वह चाय में लौंग और हल्दी डालती थी, जबकि मोबाइल पहले से रसोई में रखकर उसका वीडियो बनाया जाता था। ज्योति का दावा है कि पति बेंगलुरु के एक युवती से शादी करना चाहता है, इसी वजह से उसके खिलाफ पूरी कहानी रची गई। उसने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से मिलकर मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जाँच कर रही है। क्या मामला है आपका, कहाँ पर आएंगे अभी? हम कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं। मेरे पति का आरोप है कि मैं चाय में जहर मिला के उनको दे रही हूँ, जो कि गलत उन्होंने पूरा आरोप लगाया है। ये हमने अपने पति के कहने पे ही उसमें चाय में लौंग हल्दी मिलाई थी, जो मेरे पति ने बताया, मुझे सिखाया, वीडियो भी भेजा और अपने साथ बैठा के वो मुझे सिखाते थे। और जब मैंने ऐसा किया चाय में मैंने लौंग हल्दी मिलाई, तो उन्होंने चुपके से मोबाइल से वीडियो बना लिया। 3-4 दिन की वीडियो उन्होंने कैप्चर करके और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए धमकी देने लगे। 1 साल पहले की ये वीडियो है, जो 1 साल से वो मुझे धमकी देने लगे, जिसकी मैंने ऑलरेडी FIR कर रखी है चकेरी थाने में, जिसमें ये पूरा हमने उसमें बयान दर्ज कर रखा है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे झूठे केस में हमें वीडियो बना के फंसाया है, जिसकी कार्रवाई 1 साल से चल रही है, जिसमें वो निर्दोष पाए गए थे, जिसमें उसकी चार्जशीट भी रेडी है। खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, जहां सावन माह के शुरू होते ही ऐतिहासिक श्री मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालु में पहुंचे हैं। डलीगंज स्थित 500 वर्ष से अधिक पुराने इस सिद्धपीठ में सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए कतारों में नजर आए। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे, भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिरों को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। सावन के पहले दिन भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर में आज सावन का पहला दिन है और उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ में श्री मनकामेश्वर मंदिर जो डालीगंज स्थित है, हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर में और लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं साफ साफ जिस तरह लोग दर्शन कर रहे हैं लोगों की। हालांकि बताया जा रहा है कि 300 वर्ष पुराना ये मनकामेश्वर मंदिर है जो डालीगंज में स्थित है और जो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और लगातार जो मंदिर को सजाया भी गया है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर शामली उत्तर प्रदेश से है, जहां पर हरियाणा के पानीपत निवासी एक शिव भक्त कांवड़िए ने कुछ युवकों पर उसकी दंडवत कांवड़ पर मांस फेंक कर उसे खंडित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने
कैराना कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांवड़िये का आरोप है, सूचना देने के बावजूद तय समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला 3 दिन पुराना है। दिनांक 28/7/2026 को एक धर्मवीर नाम के कांवड़िये श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर के अपने ठेले पर पानीपत के लिए जा रहे थे। वो मूल रूप से गोयला जनपद पानीपत के रहने वाले हैं। रात्रि लगभग 9:30 बजे वो कैराना थाने के गांव बबे के सामने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को संदेश दिया, मैसेज किया कि एक हड्डी यहाँ पड़ी हुई है और मुझे लग रहा कि लड़के जो गांव के बैठे हुए 3 छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने इस पे सड़क पे फेंका होगा। तत्काल हमारी पुलिस गई और हड्डी की साइज लगभग 2 इंची थी। वो काफी पुरानी थी और वो मिट्टी लगे हुए थे, मिट्टी में लगा दबी हुई थी। वो उनको तत्काल समझा बुझा के उनको पानीपत बॉर्डर में प्रवेश करा दिया गया और जिन लड़कों पे उन्होंने आशंका व्यक्त कर उनको थाने पर लाया गया, वो नाबालिग बच्चे, उनसे बातचीत हुई। वो बच्चे, उनका मकान भी सामने था, वहां बैठे लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो हड्डी थी काफी पुरानी है, वो 2 इंच की और किसी मिट्टी में दबी हुई थी। चूंकि जनपद में इस समय बरसात बहुत हो रही है और मिट्टी वहां की बह गई, जिससे वो निकल के बाहर आ गई होगी। उसी हड्डी को देख के इनको आशंका हुई कि लग रहा हड्डी बच्चों ने जानबूझ के फेंकी होगी। खबर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से है, जहां पर 6 लोगों की हत्या के मामले में 28 साल से फरार चल रही है। आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनपुर गांव में 11 अगस्त 1991 को हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में किशोरी लाल नामजद था। जमानत पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया है कि वर्ष 2011 में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी नाम बदलकर नोएडा में रह रहा था, जिसे अब कायमगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 लोगों की हत्या में 28 साल से फरार चल रहे आरोपी को कायमगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे साथ मौजूद है पुलिस अधीक्षक। किस तरह से गिरफ्तारी हुई? देखिए, ये सन 1991 में एक हत्या हुई थी कोतवाली कायमगंज में, जिसमें 6 अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अलग अलग समयों में इसमें माननीय न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया था। सन 2011 में ये प्रकरण माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय पहुंचा, जहां से इन अभियुक्तों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब से ये अभियुक्त है जो भेष बदल के फर्जी आईडी आधार पे और नोएडा में रह रहा था। इसे कोतवाली कायमगंज द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक खबर एटा उत्तर प्रदेश से है, जहां करीब 36 घंटे से लापता एक किशोर बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा मिला है। जयथरा थाना क्षेत्र के शहादत नगर निवासी प्रियांशु के हाथ पैर और मुंह बंधे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। परिजनों ने पहले ही कुछ लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यदि जाँच में झूठी शिकायत की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किशोर का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहाँ का रहना? क्या नाम है तुम्हारा? नाम? प्रियांशु यादव। प्रियांशु यादव। प्रियांशु, पिताजी का नाम? जागेश्वर। आगे खोलो, आगे कोई दिक्कत हो नहीं। फिर क्या हुआ? गाँव से लैट्रिन करने आए थे। रुक जाओ, लैट्रिन करने पता नहीं मुझे कौन उठा। खबर दरभंगा बिहार से है, जहां पत्र सूचना कार्यालय पटना ने हर घर तिरंगा अभियान पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्ता का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी कौशल कुमार और सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने किया। कार्यशाला में अभियान के उद्देश्यों, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, जनभागीदारी का महापर्व है। वहीं एसएसबी ने सीमा क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की जानकारी दी है। कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ संवाद और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। दरभंगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के यहाँ पर मौजूद अधिकारी, साहित्यकार, एसएसबी के हमारे अधिकारी और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, जैसा कि डीएम साहब ने बताया अभी कि हम लोग यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान के ऊपर चर्चा के लिए इकट्ठे से यहाँ इस कार्यक्रम को संचालन के उपस्थित यहाँ
यहाँ PVI विज्ञान प्रतिनिधिगण, DPRO जनसंपर्क। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। आगे देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।